आज हम लोग बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद आरसी लोड के बारे में। अभी तक जितने मैंने आपको लेक्चर लिए हैं उसके अंदर हमने फेजर डायग्राम क्या होता है, क्या उसका पर्पस होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करा था। प्लस मैंने आपको फेजर डायग्राम विद आर लोड, नो लोड, प्रैक्टिकल, आइडियल, ये सब कुछ बता चुका हूँ। इवन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आर एल लोड पे फेजर डायग्राम डिस्कस किया था। ये लास्ट लेक्चर है फेजर डायग्राम का, और इसके अंदर मैं फाइनली इसको समअप करूंगा जो भी हमने अब तक सीखा है, और आरसी लोड का जो फेजर डायग्राम है उसको हम लोग बेसिकली देखेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरा इस फेजर डायग्राम से रिलेटेड कोई लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए और उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है फेजर डायग्राम का। एंड इसके अंदर हम लोग आरसी लोडिंग, जो कि कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन अगेन एक थोड़ा सा कह सकते हैं अदर देन कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशनल चल रहा है उससे थोड़ा हट के अगर कभी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आरसी लोड का फेजर डायग्राम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने सारे फेजर डायग्राम आपको बनाए थे, आपको सारा हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहला प्रोसीजर, सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है। तो आज हम लोग जो फेजर डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विद आरसी लोड। ठीक है, लोड कौन सा लगा हुआ है? आरसी लोड लगा हुआ है। ठीक, अब देखो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब लॉसेज जो होंगे, लॉसेज वो क्या होंगे? कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, तो लॉसेज जो होंगे वो कंसीडर हम लोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंसीडर, लॉसेज हम लोग कंसीडर करेंगे। और आरसी लोड का क्या मतलब हो गया? आरसी लोड का मतलब हो गया कि आपका जो I2 होगा, ठीक है, जो लोड करंट होगा I2, वो क्या करेगा? लीड करेगा V2 को। ठीक, यानी कि जो वोल्टेज होगा आरसी लोड के अक्रॉस वो लीड करेगा करंट को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है, कैपेसिटेंस जब भी यूज होता है, यानी कि जब भी कैपेसिटर पिक्चर में आएगा तो वहाँ पे करंट जो होती है वो लीड कर जाती है। पिछले लेक्चर हम लोगों ने आरएल लोड देखा था, वहाँ पे करंट जो थी वो इंडक्टर के अक्रॉस थी, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करती वोल्टेज से। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे, इतनी चीज़ें यानी क्लियर हो गई, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। चलिए पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट से पहले ये जो मैंने कंडीशन लिखी, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूँ, विजुलाइज करना चाहूँ तो कैसा दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर? तो ये बेसिकली आपकी ट्रांसफार्मर कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा, एंड यहाँ पे ये वाइंडिंग की गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई लगी होगी VS, AC सप्लाई, और यहाँ पे जो लोड लगा होगा L, और ये जो लोड है ये कौन सा होगा? RC लोड होगा, RC लोड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके का कुछ सिस्टम मुझे एक्चुअल में, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशंस में जो ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट सिंपल सा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट, एक बात याद रखना, मैं इसे कन्वेंशन 1 से बना रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 2 कन्वेंशन होती है, मैं कन्वेंशन 1 यूज कर रहा हूँ। तो कन्वेंशन 1 में क्या करेंगे हम लोग? कन्वेंशन 1 में हम लोग जो नेगेटिव साइन ले रहे हैं, लेंज लॉ को इंक्लूड कर रहे हैं, वो इन फॉर्मूले, यानी कि E जो होगा वो इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ये माइनस साइन है, तो E इक्वल टू माइनस का एन डी फाई डी टी, यानी कि फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन इंक्लूड कर रहा हूं। तो फेजर यानी कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है वहां से हटा दूंगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट से हटा देते हैं। तो ये हमारा V सप्लाई है। ठीक है, ये देन कॉपर वाइंडिंग जो प्राइमरी है उसका रेजिस्टेंस हो गया, देन जो कॉपर वाइंडिंग प्राइमरी उसका लीकेज रिएक्टेंस हो गया JXL1। ठीक है, ओके। उसके बाद कोर मेटल बना लेते हैं, कोर कंपोनेंट्स को। तो ये हो गया आपका RC, कोर लॉस कंपोनेंट। दिस वन इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM, एंड दिस वन इज द वाइंडिंग। यहाँ पे ये दिखा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन को दिखाएगा, यहाँ पे ये आपका कपलिंग दिखा रहा है, मैग्नेटिक कपलिंग। एंड देन दिस वन इज सेकेंडरी साइड पे आ जाते हैं। सेकेंडरी साइड पे आपका कॉपर वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो R2, और कॉपर वाइंडिंग के कारण जो वाइंडिंग हमने सेकेंडरी में की है वहाँ जो फ्लक्स लीक हो रहा है। देन दिस वन इज JXL2, एंड यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट लोड। लोड कौन सा है? RL है, और एक XC लोड लगा हुआ है, माइनस का JXC। ठीक है, माइनस साइन क्यों आए? क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस जब भी यूज करते हैं तो नेगेटिव इमेजिनरी सिंबल यूज करेंगे, माइनस आएगा। जबकि अगर हम लोग देखो यहाँ पे इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो प्लस JXL है। ठीक है, तो जब XL प्लस में है, यानी कि इंडक्टर लोगे तो JXL प्लस आता है, और जब कैपेसिटेंस लेंगे तो माइनस JXC आएगा। ये चीजें बेसिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक, ओके, नाउ इसमें हम पोलैरिटी मार्क कर देते हैं। तो दिस वन इज द VS पोलैरिटी, और यहाँ पे अगर ये पोलैरिटी प्लस माइनस है तो यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरीके से होगी, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन सिंबल में लिया हुआ है। अगेन कन्वेंशन 1 को फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस वन इज, यहाँ पे जो वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा VS से चलने के बाद वो हो जाएगा E1,
सेम पोटेंशियल, यहाँ पे भी E1 ही होगा क्योंकि पैरेलल में है। देन देयर इज E2, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा आपका V2, एंड दिस वन इज द करंट डायरेक्शन I2। इस करंट के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगी I1 डैश, और ये जो I1 डैश होगी इसको प्लस एक ये कोर कंपोनेंट होगा I0, और ये जो I0 है एंड I1 डैश है ये मिलके बनाएंगे I1 को। I0 जो होगा दो पार्ट्स में टूटेगा, एक होगा आपका IM और एक होगा आपका IC। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। एक बात मैंने आपको पुराने में बताई थी कि E2 और V2 की जो पोलैरिटी है उसका E1 से कोई मतलब नहीं है, ये डिपेंड करेगी हमने वाइंडिंग्स कैसे ली हुई हैं। अगर वाइंडिंग का पैटर्न चेंज करूंगा तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। इसको मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के, लेक्चर बना के आपको ये चीज़ समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो गया है। नाउ अब तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हमें क्या करना है, रिलेशंस एस्टेब्लिश करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर कंपोनेंट्स की, कोर कंपोनेंट्स, ठीक है, कोर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक। कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो जैसा कि पुराने लेक्चर्स में हुआ है, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि एक होगा फ्लक्स एम फाई एम, यूजफुल मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटाइजिंग करंट के IM, ठीक है। और कॉमा इन फेज भी होगा इसी के, क्योंकि इसी करंट से फ्लक्स बन रहा है तो इन फेज होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोर ले रहे हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल कोर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, परमेबिलिटी जो इसकी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, इन्फानाइट नहीं होगी, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। परमेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, लेकिन इन्फिनिटी बराबर नहीं होगी। तो इसीलिए जो IM होगा वो लो तो होगा फाई एम से, लेकिन जीरो नहीं होगा या बहुत नेग्लिजिबल नहीं होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट, IC जो होगा, I0 जो होगा, फेजर सम ऑफ I0 यानी कि कोर लॉस, कोर करंट यानी कि नो लोड करंट, वो कितना होगा, वो कोर लॉस कंपोनेंट के बराबर होगा प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM के बराबर होगा, ठीक। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो IC जो होगा यानी कोर लॉस कंपोनेंट, ये क्या करेगा, ये लीड करेगा IM को बाई 90 डिग्री, क्योंकि IM जो होगा ये कहाँ से हो रहा है, ये प्योर इंडक्टर से पास हो रहा है, प्योर इंडक्टर से XM से पास हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस से पास हो रहा है RC से। तो इसीलिए ये क्या करेगा, RC से पास होने वाला जो करंट होगा वो लीड करेगा इंडक्टर के पास होने वाले करंट को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग रिलेशनशिप सेटअप करेंगे किसके बीच में, सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स के, सेकेंडरी साइड कंपोनेंट्स। सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई E1 और E2 ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों लैग करेंगे 90 डिग्री, किसको, फाई एम को, फाई एम से 90 डिग्री लैग करेंगे, क्योंकि कन्वेंशन 1 में फॉलो कर रहा हूं और हमने माइनस साइन जो है वो फॉर्मूले में यूज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, जो सेकंड पॉइंट आता है वो हम देख लेते हैं यहाँ से। ये रहा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो कि ये जो I2 करंट है, ये आपकी, ये करंट जो है I2 ये फ्लो कर रही है, इसको निकाल लेते हैं। तो भाई I2 करंट के बारे में देख लेते हैं। I2 करंट, I2, ये I2 जो है ये कितनी होगी, तो ये आपकी होगी VL, वेट, हाँ, I2 करंट जो आपकी होगी वो कितनी होगी, तो हमने कहा I2 यहां से देख के निकाल सकते हो, ये जो करंट है V2 डिवाइड बाई V2 जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है, डिवाइड बाई जो लोड का आपका इम्पिडेंस है RL प्लस में माइनस का JXC, ठीक है। या लिख सकता हूं मैं V2 अपॉन में RL माइनस का JXC, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सा बना दिया यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हो गई I2 की वैल्यू। यहाँ से एक बात और पता चली कि क्योंकि XC यूज हो रहा है तो I2 जो होगी वो लीड करेगी V2 को, और दूसरी बात क्या है, कॉमा I2 जो होगी वो लेस देन होगी V2 से, क्योंकि डिवाइड भी कर रहा हूं मैं इसको पर्टिकुलर क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये 3 बातें यहां से पता चली, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो अब फाइनल इक्वेशन सेटअप करते हैं। यहाँ पे KVL लगा लो सिंपल सा। अगर हम लोग यहाँ पे KVL लगाते हैं इस तरीके से, तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, E2 इक्वल टू हो जाएगा V2 प्लस में I2 R2 प्लस में JI2 XL2, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई यहाँ पे मैंने बहुत रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। अभी पुराने लेक्चर्स में हम लोग इनको बहुत बार देख चुके हैं। अच्छा, इस जब पूरी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये सर्टेन वैल्यू निकल के आएगी, एट दी एंगल डेल्टा 2 निकल के आएगा, ये भी मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ, इस डेल्टा 2 एंगल का क्या मतलब हुआ कि E2 जो होगा वो लीड करेगा V2 को बाई डेल्टा 2, ठीक है, डेल्टा 2 को लीड करेगा, ठीक। तो V2 जो कि किसको ले रहा हूं, V2 एट द एंगल 0 ले रहा हूं,
ठीक। तो V2 जितने भी एंगल पे होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन E2 जो होगा वो लीड करेगा। ठीक है, हो सकता है भाई फेजर डायग्राम जब आप बनाएंगे तो जरूरी नहीं है V2 आपका 0 पे हो, किसी भी चीज पे क्यों ना हो, E2 और V2 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एट द एंगल डेल्टा 2 का होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो E2 जो होगा वो लीड करेगा V2 को बाई एंगल डेल्टा 2, जो कि लोड एंगल होगा सेकेंडरी साइड का। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि हमारा कौन सा है, प्राइमरी साइड, यानी प्राइमरी साइड कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो प्राइमरी साइड कंपोनेंट्स, ठीक, प्राइमरी साइड की अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन मिल जाती है यहां से देख के, सिंपल सी चीज़ है, करंट की इक्वेशन बना लेते हैं। करंट इक्वेशन क्या मिलेगी कि भाई I1 जो होगा, I1 वो इक्वल टू होगा फेजर सम ऑफ I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस I0। ठीक है, यहाँ पे I1 डैश कितना होगा, तो I1 डैश जो होगा वो इक्वल टू होगा तुम्हारा I2 के बराबर होगा इंटू N2 बाई N1 होगा। ठीक है, और ये जो होगा, अगर यहाँ पे आपके पास दो केस हो जाते हैं, अगर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज सेकेंडरी का हाई होगा तो करंट सेकेंडरी कम होगा, तो I1 डैश जो होगा वो ज़्यादा होगा I2 से। ठीक है, वहीं पे अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले रहे हो, स्टेप डाउन, तो देखो E2 जो होगा वो कम होगा E1 से, तो ऑब्वियस ही चीज़ है I2 जो होगा वो ज़्यादा होगा I1 डैश से। ठीक, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, ये ध्यान रखना, हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे तो ये वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट हो गए, और इसके बाद जो आता है तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएल इक्वेशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग एक केवीएल इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी ये है, सेम पोलरिटी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अगर केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है उसी को मैंने V1 लिखा हुआ है, इक्वल टू E1, सॉरी, अगर हम लोग सेम पोलैरिटी लगाएंगे तो V1 प्लस E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस J I1 XL1। ठीक है, देखो यही आएगी, V1 और E1 क्योंकि सेम पोलैरिटी में तो एडअप हो जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे V1 लिख देता हूँ, एक ही बात है। V सप्लाई इक्वल टू V1 प्लस E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस JIL X1 XL1। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, सेम इक्वेशन यहाँ पे देखो ड्रॉ करी मैंने, V1 प्लस E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस में J I1 XL1। ठीक, तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 इक्वल टू माइनस का E1 प्लस में I1 R1 प्लस में J I1 XL1। ठीक, ये इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, यानी कि जो V1 होगा वो जब माइनस के E1 में हम ये दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तब हमें V1 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, तो ये सर्टेन वैल्यू एट द एंगल डेल्टा 1 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो V1 की जो वैल्यू होगी वो E1 से डेल्टा 1 डिग्री लीड करेगी। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। ये वैसे पुराने लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो डेल्टा 1 एंगल है वो बेसिकली ये बता रहा है कि जो V1 है वोल्टेज, वो E1 को डेल्टा 1 डिग्री से लीड करेगा। ठीक है, नाउ अब चलते हैं फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग अब बनाएंगे फेजर डायग्राम, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम में सीक्वेंस क्या रखना है, सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहले आप बनाएंगे कोर कंपोनेंट्स, देन सेकंड पॉइंट पे आप बनाएंगे सेकेंडरी साइड कंपोनेंट्स को, सेकेंडरी साइड कंपोनेंट्स, देन तीसरे पॉइंट पे आप बनाएंगे प्राइमरी साइड के कंपोनेंट्स। ठीक है, यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा phi m। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स। इस फ्लक्स को बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट चाहिए होगा, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो गया IM, और इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ IC, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका आ जाएगा I0। ठीक, ये आपका कोर कंपोनेंट ड्रॉ हो गए। देन सेकेंडरी साइड पे आते हैं। तो सेकेंडरी साइड पे हमने सीखा है कि E1 और E2, तो E1 और E2 90 डिग्री लीड लैग करेंगे। फिर E1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो E2 90 डिग्री देखो लैग कर रहे हैं phi m से। ठीक, सेकेंडरी साइड में देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, E1 E2 90 डिग्री लैग करेंगे phi m से। नाउ सेकंड पॉइंट है I2 जो होगा वो कितना होगा, V2 ये समथिंग होगा, और I2 V2 से लैग लीड करेगा। यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो रही है। ठीक है, और E2 और V2 की बात करी जाए तो V2 क्या करेगा, V2 क्या करेगा, लैग करेगा E2 से, या कह सकते हैं E2 लीड करेगा V2 से बाई डेल्टा 2। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो V2 बनाते हैं हम लोग, तो V2 क्या होगा, E2 से लैग करेगा डेल्टा डिग्री। ठीक है, वेट, ठीक, एक बार रुको।
ठीक, तो E2 क्या होगा, V2 से लीड करेगा, यानी कि V2 लैग करेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। ये हो गया आपका V2 और E2 से कितना डेल्टा डिग्री पीछे है। देखो यही तो बात लिखी थी यहाँ पे, एक ही बात है भाई। हमने लिखा था E2 लीड करेगा V2 से बाय डेल्टा डिग्री डेल्टा 2, या हम कह सकते हैं V2 जो होगा वो लैग करेगा E2 से डेल्टा 2, एक ही चीज़ है दोनों। तो V2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है E2 से डेल्टा 2 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये डेल्टा 2 है। ठीक, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब करंट क्या होगी, तो करंट के बारे में क्या बताया गया है, करंट I2 जो करंट होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। करंट I2 जो है वो क्या हो रही है भाई, वो 90 डिग्री सॉरी लीड कर रही है V2 से। 90 नहीं, 90 कब करेगी, अगर केवल कैपेसिटर लगा होता, क्योंकि RC लगा है तो लीड करेगी पर बहुत ज़्यादा लीड नहीं करेगी। ठीक, तो ये लीड करेगी V2 से, तो लीड करवा देते हैं भैया करंट को। तो करंट अगर लीड कर रही है तो करंट ये आ गई आपकी I2 करंट। देखो I2 V2 से छोटी है, देखो ये चीज़ तो यहाँ लिखी गई है, I2 लीड करेगी V2 से और I2 V2 से छोटी होगी। तो देखो I2 लीड कर रही है V2 से और I2 V2 से छोटी है। कितना लीड करेगी, तो ये भाई लीड करेगी आपका थीटा 1 डिग्री का लीड करेगी, सॉरी थीटा 2, पावर फैक्टर एंगल ऑफ। तो थीटा 2 से I2 जो होगी वो लीड करेगी V2 को, और ये थीटा 2 क्या है, ये है आपका पावर फैक्टर ऑफ सेकेंड, पावर फैक्टर एंगल ऑफ सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड का ही पावर फैक्टर एंगल है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक, ओके आगे चलते हैं। क्लियर, ठीक। और अब इसके बाद क्या आता है, आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये चीज़ क्लियर हो गई, हमने ये सब बना ली। अब हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि अब हम लोग सेकेंडरी जो लास्ट स्टेप है हमारा, ये इस इक्वेशन को हमें तैयार करना है। तो ये क्या होगा, V2 के अंदर क्या क्या जोड़ना है, I2 R2 को जोड़ना है, JI2 XL2 को जोड़ना है, जैसा हमने पहले करा था, तो उसको जोड़ लेते हैं। तो अगर ये V2 है आपका, ठीक, तो V2 के अंदर क्या करना है हमें, I2 R2 के सेम फेज में होगा। I2 R2 जो होगा वो V2 के अंदर एडअप होगा और I2 के सेम फेज में होगा, तो I2 के सेम फेज में ये आ गया I2 R2। ठीक है, और इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ होगा वोल्टेज I2 JXL2। समझ में आ गया यहाँ पे। तो देखो ये किसके पैरेलल आया, इस बार हम लोगों ने I2 के पैरेलल बनाया है इसको, I2 R2 को। वो हमेशा पुराने लेक्चर में बनाया था, लेकिन इस बार करंट जो है वो लीड कर रही V2 से। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस करंट की पोजीशन आपको सही रखनी पड़ेगी। गलतियां यही होती हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर केस में यही अंतर है। कैपेसिटर केस में ये करंट जो थी वो पीछे आई थी, V2 से लैग कर रही थी। इस बार I2 आगे आई है और V2 से लीड कर रही है थीटा 2 से। ठीक है, तो I2 R2 आ गया, सेम फेज में पैरेलल बनाया हमने I2 से, और 90 डिग्री का लीड करता हुआ I2 JXL2 बनेगा I2 R2 से। ठीक, क्योंकि वोल्टेज जो होगा इंडक्टर का वोल्टेज, वो उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट यानी कि I2 से 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक, तो ये यहां तक बन गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। जहां भी मिलेगा वो E2 के बराबर होगा। तो देखो जो इक्वेशन थी जस्टिफाई हो रही है। E2 किसके बराबर है, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 XL2। देखो E2 किसके बराबर है, यहां से यहां तक का V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 JXL2 के बराबर है E2। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो गया। ठीक, तो सेकेंडरी साइड और कोर कंपोनेंट ड्रॉ हो चुके हैं। लास्ट चलते हैं हम लोग प्राइमरी साइड कंपोनेंट को बनाते हैं। तो प्राइमरी साइड कंपोनेंट में सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं करंट को। ठीक है, तो करंट जरा देख लेते हैं। करंट में सबसे पहले किसे बनाना पड़ेगा मुझे, I1 डैश को, I1 डैश को सबसे पहले बनाएंगे। तो I1 डैश कैसे बनेगी भाई, सीधी सी बात है, I2 जो होगा उसका जस्ट अपोजिट ले जाओ, और क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, तो I1 डैश क्या होगा, I2 से ज्यादा होगा। बहुत बार बताया मैंने, I1 डैश। ठीक है, I2 के जस्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, यानी कि एक दूसरे काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, और इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा I1। दिस वन इज I1। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया I1। ठीक, अब ये तुम्हारे पास I1 आ गया है। अब E1 यानी कि अब आगे चलते हैं, फिर से इस पे आते हैं। तो हमने ये वाली इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन बना ली, ये भी बना लिया। अब आती लास्ट इक्वेशन जो हमें ड्रॉ करनी है। तो वही V1 के अंदर, V1 को कैसे हमें मिल सकता है, अगर आपको V1 चाहिए तो तुम्हें माइनस E1 के अंदर I1 R1 और I1 JXL1 को ऐड करना होगा। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये अगर नीचे E1 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले जाओगे तो ये माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस E1 के अंदर अब क्या ऐड करना है, I1 R1। ठीक है, तो I1 R1 को ऐड करो, तो I1 R1 पैरेलल होगा I1 के, I1 R1। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री लीड करता हुआ वोल्टेज होगा लीकेज का। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया, वेट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर काम हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ओके, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां तक अभी तक क्लियर है। अब देखो क्या करा हमने, ये बनाया था, इसको लिख लेता हूं मैं, ये हो गया E1 माइनस का E1, माइनस का E1 आ गया था, E1 नीचे है तो ऊपर जाओगे माइनस E1, और ये आ गया था I1 R1 एंड दिस वन इज JI1 XL1, ठीक है, JI1 XL1 आ गया, ठीक। अब जहां पे ये मीट करेगा वहां तक बनेगा आपका, वो आपका क्या बनेगा, उसको मैं बना दे रहा हूं, ये आपका आएगा V, दिस वन इज V1, दिस वन इज V1, ठीक है, समझ में आ गया। तो जहां तक ये मीट करेगा सेंटर से, ये हो गया आपका V1। तो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, ये क्वेश्चन देखते हैं जस्टिफाई हो रही क्या। तो देखो हमने सीखा था प्राइमरी साइड, हमने सीखा था कि जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस E1 के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ I1 R1 और I1 J XL1 को, तब तुम्हें V1 मिलेगा। तो देखो क्या यही किया है, तो ठीक है, हमने क्या करा है, माइनस E1, देखो ये कितना है, माइनस E1 के अंदर I1 R1 जोड़ा, JI1 XL1 जोड़ा, और तब जहां पे ये मिला जाके ये पॉइंट जो होगा ये बन गया आपका V1। क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट आपका निकल के आया V1, ठीक। तो ये V1 हो गया, और ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा डेल्टा 1, ठीक, ये एंगल डेल्टा 1 होगा, और यानी कि देखो क्या दे रखा है, V1 लीड कर रहा है E1 को, माइनस E1 को कितने से, डेल्टा 1 से। देखो यहाँ पे यही बात दे रखी है कि V1 जो होगा वो माइनस E1 को कितने से लीड कर रहा है, डेल्टा 1 से लीड कर रहा है। देखो ये बात, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक। तो देखो जैसा हमने पुराने 2 लेक्चर्स में बनाया था R और RC RL का, इस बार लेक्चर में हम लोग RC का लोड बना रहे हैं, और ये भी वैसे ही बनेगा बिल्कुल, ठीक। अंतर क्या है, अंतर केवल आपको ध्यान रखना है I2 का, I2 जो होगा वो इस बार लीड करेगा V2 से बाई θ2। क्लियर हो गया, एंगल मार्क कर लेते हैं, ये डेल्टा 1 हो गया, ये डेल्टा 2 हो गया, θ1 हो गया। नाउ ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है, हिस्टैरिसीस एंगल, एंड I1 और V1 के बीच का जो एंगल होगा ये हो गया हमारा θ1, पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी साइड, ठीक है। तो पावर फैक्टर एंगल हो गया, ये क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स दोबारा से जोड़े हैं और सब कुछ आपको समझा दिया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, और जितने भी फेजर डायग्राम मैंने आपको सिखाए हैं, इसके बाद आप लाइफ में कोई भी फेजर डायग्राम बनाओगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई भी फेजर डायग्राम में आपकी दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे फेजर डायग्राम का हमारा जो सीरीज़ है वो खत्म हुई है। मैंने आपके लिए आइडियल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड के फेजर डायग्राम बताया, फेजर डायग्राम की बारीकियां बताई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर लोड, RL लोड, और लास्ट में आज हम लोगों ने RC लोड को भी समझ लिया है। तो यहाँ पे RC लोड खत्म होने के बाद अब फेजर डायग्राम कंक्लूड हो गया है। इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, अगर एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैं जल्दी आपके सामने कुछ फेजर डायग्राम के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, और आगे आने वाले समय में हम लोग जो सीखेंगे वो फेजर डायग्राम के अलावा आगे का ट्रांसफार्मर, फेजर डायग्राम से कैसे ट्रांसफार्मर के वर्किंग को और अच्छे समझा जा सकता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।